नमस्कार, हेलो डीडी में मैं विश्वनाथ आप सबका स्वागत करता हूं। अक्सर इस कार्यक्रम में हम लोग फिल्मी हस्तियों से बातचीत करते हैं, पर कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब फिल्मों से बाहर भी कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनसे बातचीत करने का मौका हमें मिलता है। आज ऐसा ही एक दिन है और जो हस्ती हमारे साथ हैं उसका रिश्ता फिल्मों से नहीं, उसका रिश्ता खेलों से है। खेल में भी एक ऐसा खेल जो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता था कभी, आज भले उसकी वो स्थिति नहीं है जो आज से 30 साल पहले थी या 40 साल पहले थी, लेकिन आज फिर उस खेल में हम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं और उस खेल का जो व्यक्ति प्रतीक बन चुका है हमारे देश में आज, उसका नाम है धनराज पिल्लै। आज धनराज पिल्लै हमारे साथ हैं, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, जो अपने खेल से, अपने कौशल से सारी दुनिया के हॉकी दर्शकों को लुभा चुके हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि हॉकी से उनके रिश्ते क्या हैं, हॉकी को किस रूप में देखते हैं, बाकी खेलों की तुलना में हॉकी की क्या स्थिति है, उस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, और उनके जीवन के बहुत सारे और पहलू भी कि वो इस खेल में क्यों आए थे, उनके भीतर ऐसी क्या अर्ज थी कि उन्होंने हॉकी को पसंद किया, क्रिकेट को पसंद नहीं किया। बहुत सारी बातें हैं जो हम आज उनसे कर सकते हैं। धनराज पिल्लै जो आज भारतीय हॉकी के प्रतीक बन चुके हैं, आपका स्वागत है पिल्लै साहब स्टूडियो में। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज हम लोग एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो अपनी प्रतिभा से, अपने कौशल से, अपनी क्षमता से एक उस ऊंचाई पर पहुंचा है जिस पर पहुंचने की ख्वाहिश बहुतों को होती है लेकिन बहुत कम पहुंच पाते हैं। अभी अभी आपकी टीम जीत करके आई थी, उसके बाद अफ्रो एशियाई गेम में भी भारतीय टीम जीत गई, उस बात की बधाइयाँ तो आपको मिलेंगी ही। थैंक यू सर। और उस नाते देश आपके प्रति आभारी भी है कि आप हॉकी के प्रति लोगों के मन में एक नई भावना पैदा कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों तक हॉकी की स्थिति पहुंचाना चाहता हूं, आपकी अपने जीवन की स्थिति पहुंचाना चाहता हूं। तो शुरुआत मैं वहीं से करना चाहता हूं जहां से आपकी हॉकी की शुरुआत हुई थी। आपके खून में हॉकी है, आपके पिताजी भी हॉकी खेलते थे, आपके चाचा जी भी हॉकी खेलते थे, आपके भाई भी हॉकी खेलते थे। आप में हॉकी की लगन क्या इसी कारण पैदा हुई या और भी कुछ कारण था? नहीं, कारण तो यही है कि हमारे पूरी फैमिली में हॉकी खेला जाता था और मेरे फादर भी अच्छे हॉकी प्लेयर थे। उसके बाद मेरे अंकल जो थे, पिताजी के तीनों भाई, वो भी बहुत अच्छे हॉकी प्लेयर थे। और उसके बाद में मेरे मदर के साइड से भी मेरे मामा जी हैं जो उन्होंने भी हॉकी खेला है। और उसके बाद रेसलिंग में भी उनका बहुत दिलचस्प रहा। तो एक खून में ही हॉकी है। उसके बाद में हम होश संभाले तो हमारे भाई खेल रहे थे, 3 भाई बड़े जो है वो हॉकी खेल रहे थे। तो मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले पूछा था कि हॉकी आपके खून में है, उस नाते आप हॉकी में आए थे जी। जिस समय आप हॉकी खेल रहे थे उस समय देश में क्रिकेट का गुबार शुरू हो गया था जी। आज बहुत तेज़ी से ऊपर उभर चुका है, हॉकी कहीं पिछवाड़े में है, क्रिकेट खेल के मैदान में सबसे आगे आती है। क्रिकेट के प्रति आपके मन में क्यों कोई मोह नहीं जागा? नहीं, क्रिकेट तो मैं खेल नहीं सकता था, इसलिए कि मेरे घर में ही हॉकी पैदा होता था और जिस कॉलोनी में हम रहते थे उधर भी हॉकी खेलना एक कंपलसरी हो गया था, क्योंकि हर घर से 2 या 3 प्लेयर हॉकी खेलते थे पूना में। तो एक माहौल ऐसा बना हुआ था कि आपको हॉकी खेलना, हॉकी के अलावा और कुछ खेल ही नहीं सकते हैं आप। नहीं, वो ज़माना था जैसे मेरे बचपन में हम लोग गलियों में हॉकी खेला करते थे, हॉकी स्टिक नहीं होती थी तो डंडा एक आता था, राजस्थान में गेड़िया बोलते हैं, थोड़ा सा मुड़ा हुआ, उसको लेके हम हॉकी खेलते थे। वो एक ज़माना था, उस ज़माने में हॉकी परवान पर थी। अब क्या लगा कि क्यों हॉकी धीरे धीरे पीछे होती गई? हॉकी धीरे धीरे इसलिए पीछे भी हो गई कि हॉकी को हम लोग है ना, रूल्स और रेगुलेशन बहुत ज़्यादा चेंज होते आए हैं। उसके बाद में एस्ट्रोटर्फ आ गया। एस्ट्रोटर्फ आने के बाद में बहुत सारी है ना दिक्कतें आ गई, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाए एस्ट्रोटर्फ को। और अगर हम लोग अडॉप्ट जल्दी कर पाते हैं तो हो सकता था हमारी हॉकी वही स्थिति पे होती जो हम लोग 8 बार ओलंपिक चैंपियन रह चुके थे हम लोग। मैं आपसे इस बारे में आगे बातचीत करूंगा, पर इस बीच टेलीफोन पर एक हमारे मित्र हैं आमोल यवतमाल से, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जरूर। आमोल बोलिए, क्या सवाल है आपका? हाँ हेलो जी। हेलो धनराज जी। हाँ जी नमस्कार। हाँ नमस्कार।
हाँ, मैं अमोल चंदोरवार बोल रहा हूँ यवतमाल से। बोलिए साहब, बोलिए हाँ, साहब। तो अभी जो टीम परफॉर्मेंस दे रही है इंडिया में, जी यानी अब्रॉड भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस अपने को दिखाई दे रहा है। यानी एशिया कप जीता, फिर बाद में अभी जो एफ्रो एशियन कप जीता, तो इसका राज क्या है, क्या मानते हैं आप? हमारे लड़के बहुत अच्छा हॉकी खेल रहे हैं और कोचिंग में बहुत ज़्यादा है ना बात हो रही है, क्योंकि हमारे राजेंद्र सिंह साहब बहुत अच्छा कोचिंग करते हैं, अटैकिंग हॉकी खिलाते हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो यंग लड़के हैं 2001 वर्ल्ड कप जो खेले थे जूनियर, उससे हमें 14 लड़के मिले हैं और उसका कारण है कि हम लोग है ना परफॉर्मेंस बहुत अच्छे दे पा रहे हैं। और ये जो टीम जो अभी है मिक्स टीम है, यंग ब्लड भी है और सीनियर एक्सपीरियंस प्लेयर भी है। बलजीत सिंह ढिल्लों, दिलीप तिर्की, बलजीत सिंह सैनी, फिर मैं, है ना, ऐसे 4-5 प्लेयर सीनियर हैं। तो जूनियर लड़के को बहुत मज़ा आता है सीनियर के साथ खेलने का और हमको बहुत मज़ा आता है सीनियर जूनियर के साथ खेलने का। तो ये जो मज़ा है एक दूसरे के साथ मिल करके खेलने का, इस मज़े में आप सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। मैं चाहता हूँ उस बारे में आपसे कुछ बात करूँ, लेकिन मुझसे पहले कोई और कुछ आप पूछना चाहता है आपसे। देवदत्त है पुणे से, या आपके पुणे से। अच्छा देवदत्त, बोलिए क्या सवाल है आपका? हाँ, हेलो धनराज जी, नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार साहब। अभिनंदन, हम आप पुणे से हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ साहब, हाँ साहब, मैं पूना का हूँ। हाँ, लेकिन एक बात बताइए जी। कि आप जो अभी हाँ, अभी आप एशिया करंडक जीतने के बाद आपको फिर निकाल दिया गया, जी ऐसा क्यों? नहीं, ये तो फेडरेशन ने सोचा था कि हमें सीनियर प्लेयर लोगों को थोड़ा रेस्ट दिया जाए, क्योंकि पिछले 10-11 महीने से हम लोग बहुत हॉकी खेल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिर उसके बाद वापस आए मलेशिया में एशिया कप खेलने चले गए थे। तो ऐसा मुझे अभी लगता है कि हमारे फेडरेशन को भी लगा कि सीनियर प्लेयरों को रेस्ट दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में हमारे पास बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट है। क्योंकि अभी हॉलैंड की टीम भी आनी है, उसके बाद सुल्तान अजलान शाह है। फिर हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ओलंपिक्स क्वालिफाइंग के लिए हमें, है ना, क्वालिफाइंग राउंड के लिए जाना पड़ेगा स्पेन में। तो मार्च में वो भी टूर्नामेंट है। तो उसकी पूरी तैयारी को देखते हुए फेडरेशन ने सोचा कि सीनियर प्लेयरों को थोड़ा 1-2 टूर्नामेंट रेस्ट दे दें और उसके बाद फिर वापस बुलाया जाए। मतलब आप भी संतुष्ट होंगे इस स्थिति से? जी, और संतुष्ट भी हूँ। और मेरी टीम, हिंदुस्तान की हॉकी टीम अफ्रो एशिया खेलों में जीता भी, और बहुत अच्छी जीत है। पाकिस्तान के अगेंस्ट हम लोगों ने 3-1 से जीता। नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं कि बहुत शानदार जीत थी। और लेकिन जो रेस्पॉन्स इसको मिलना चाहिए था देश में और देश के बाहर भी, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले चिन्मय देशपांडे सातारा से कुछ पूछना चाहते हैं। चिन्मय, बोलिए आपका क्या सवाल है? हाँ, हेलो धनराज जी। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जरूर जरूर। कि इंडिया में हॉकी आगे क्यों है? इंडिया में हॉकी क्यों आगे है और क्रिकेट नहीं, क्रिकेट क्यों आगे है और हॉकी इतनी पीछे क्यों है? क्रिकेट, बल्कि हॉकी हमारे देश की राष्ट्रीय खेल है। हाँ, राष्ट्रीय खेल है। जी। क्रिकेट इसलिए आगे है कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में हमारे पूर्व खिलाड़ी जो हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, आने वाली पीढ़ी को बेनिफिट हो। और वो आज हो रहा है। पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं कि अगर नाम लिया जाए तो बहुत नाम है ऐसे, लेकिन कपिल देव साहब हैं, फिर सुनील गावस्कर साहब हैं, दिलीप वेंगसरकर साहब हैं, ऐसे पुराने प्लेयर जो हैं, ऐसे बहुत काफ़ी अपने अपने स्टेट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि आने वाली पीढ़ी के प्लेयर लोगों को इंसेंटिव्स मिले, अच्छे मैच का ना फीस मिलें। तो इसकी बदौलत आज हमारा क्रिकेट टीम बहुत अच्छा कर रहा है। और हॉकी टीम भी आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि इंडियन हॉकी फेडरेशन बहुत कुछ करना चाहता है लड़कों को। और अभी रिसेंटली हमारे पास सहारा परिवार स्पॉन्सर कर रहा है हमें, और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है हमें, और हर लड़कों को भी फ़ायदा हो रहा है इसका। और आने वाले समय में ज़रूर आप लोगों की दुआएं रही तो मैं समझता हूं कि इंडियन हॉकी वापस हमारा स्थान जरूर ले लेगा। आपने बात तो कह दी, लेकिन लोग और कुछ पूछना चाहते हैं। अजय गिल ग्वालियर से पूछना चाह रहे हैं। जरूर। अजय, क्या सवाल है आपका? हेलो जी।
हाँ बोलिए। हेलो धनराज जी, नमस्कार। मैं अजय गिल बोल रहा हूँ ग्वालियर से। नमस्कार साहब, नमस्कार नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका हमेशा गिल साहब से और थोड़ा राजेंद्र सिंह जी से थोड़ा, जैसा हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं जी, कुछ ना कुछ टेंशन चलता है, तो क्या गिल साहब फेडरेशन को बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल करते हैं क्या? हाँ, नहीं मुझे नहीं लगता। गिल साहब ने इंडियन हॉकी को ऊपर लाने के लिए बहुत कुछ किया है। आप ये मत समझिए कि मैं गिल साहब को या है ना फेडरेशन के लोगों को ऊपर रखना चाहता हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझ रहा था। हाँ, लेकिन गिल साहब ने इंडियन हॉकी को ऊपर लाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं और मेरे पिछले 15 सालों में, अभी 8-9 साल हो गया गिल साहब को ये भार संभालते हुए प्रेसिडेंटशिप को, और मैंने इस 8-9 सालों में मैंने मेरी हॉकी भी एंजॉय किया है और लड़कों को बहुत इंसेंटिव्स भी मिले हैं गिल साहब के प्रेसिडेंटशिप में। और राजेंद्र सिंह, मैं बधाई देना चाहूंगा पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी जीत दर्ज की उसके लिए पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत Thank you, अजय, थैंक यू आपको भी साहब, बहुत 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 धन्यवाद आपका भी। इनका सवाल भी अपनी जगह सही था कि ऐसा लगता है कई बार भाई हॉकी क्यों पिछड़ रही है हमारी, तो बहुत सारे सवाल जनता के मन में, ख़ास तौर पर जो हॉकी में प्रेम रखते हैं लोग, उनके मन में उठते रहते थे कि भाई मैनेजमेंट कुछ का ऐसा कमी नहीं रह गई है। जैसा कि आपने कहा कि गिल साहब के कार्यकाल में काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन सवाल फिर भी मन में रहता है कि आखिर क्या कारण थे कि हमारी हॉकी पिछड़ गई पीछे। मैं ये कहूँगा साहब कि हर स्टेट में हमारे 3 एस्ट्रोटर्फ होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी फ्लड लाइट्स के साथ। हमारे देश में अभी सिर्फ एक ही फ्लड लाइट्स है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, वो भी इस कारण कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चंद्रबाबू नायडू साहब को, उन्होंने एक बनवा दिया वहाँ, एक आफ्रो एशियन गेम्स की वजह से वो हुआ है। और दूसरा बेंगलुरु में एक है हमारे पास अभी, कर्नाटका स्टेट हॉकी एसोसिएशन के पास में। लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ग्राउंड हमारे देश में बहुत कम है, और मैं गवर्नमेंट से, हर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि हर स्टेट में अगर 2-2, 3-3 एस्ट्रोटर्फ आ जाए तो हिंदुस्तान की हॉकी वापस उस स्टेज पे आ जाएंगी जिस स्टेज पे हम लोग थे। धनराज, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ उन लोगों तक पहुंच रही होगी जहां पहुंचनी चाहिए, क्योंकि दूरदर्शी के माध्यम से हम बहुत दूर तक पहुंचते हैं। सही बात। वो लोग सोचें कि आप क्या कह रहे हैं, इस बारे में आगे बात करें, पर उससे पहले कोल्हापुर से पंकज आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पंकज बोलिए, क्या पूछना है आपने? पंकज। हाँ, हेलो जी। हेलो। हाँ, नमस्कार नमस्कार। हेलो धनराज जी। जी जी, हाँ, मैं कोल्हापुर से पंकज घोरपड़े बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। मुझे आपसे पूछना है कि घर से आपको कैसा सपोर्ट था? घर से कैसा सपोर्ट था? घर से तो है ना सपोर्ट ही सपोर्ट था, क्योंकि मैं सबसे छोटा भाई हूँ। मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ मेरी माँ के और मेरे परिवार के कारण। मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मेरी माँ की बदौलत आज जो कुछ भी मैं बन पाया हूँ वो आज मैं बना हूँ। और मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सबसे पहले जब 85-86 में मैं जब बॉम्बे में आया और 2 साल मैं आरसीएफ टीम से खेलता रहा, तो मेरा भाई मुझे कोचिंग दे रहा था। आप में और हमारे तेंदुलकर में थोड़ी सी समानता है, उनके भाई ने भी काफ़ी सपोर्ट किया उनको जी, और आपके भाई ने भी आपको सपोर्ट किया। एक अच्छी बात है परिवार से सपोर्ट मिलना, और उसमें आदमी को और ज़्यादा जोश मिलता है। सही बात है। इस बीच एक अमित मुंबई से कोई सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ अमित बोलिए। हेलो। हाँ अमित बोलिए। धनराज जी नमस्ते, मैं अमित बोल रहा हूँ जी। नमस्ते अमित साहब। सर, आपके अंदर जो कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है जी, उसके लिए आप क्या क्या करते हैं? हाँ, मैं सबसे पहले तो लगन से काम करता हूँ। जो कुछ भी काम करता हूँ स्पोर्ट्स के फील्ड में, मैं हारने के लिए खेलता नहीं हूँ, और फिटनेस अपनी बरकरार रखने के लिए मैं इंडिया कैंप में हम लोग 6 से 7 घंटे ट्रेनिंग करते हैं। हमारे पास ट्रेनर हैं हिंदुस्तान की हॉकी टीम में, वो बहुत ज़्यादा है ना लड़कों को देखभाल में रहते हैं हम लोग। और दूसरी बात ये है कि जब आप नहीं खेल रहे हैं तभी भी आप अपना समय ग्राउंड में 1-2 घंटे के लिए फिटनेस, सुबह में शाम को 1-2 घंटे के लिए हॉकी खेल लिए, वो होना बहुत ज़रूरी है। धनराज, आप तो फिटनेस के लिए काम कर रहे हैं, आप इस समय हमारी टीम के सबसे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी हैं, 34-35 साल के आप हैं। इस उम्र में एक तो खेलना और फिटनेस बनाए रखना, हॉकी जैसा तेज़ गेम जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, वो जो 1.5 घंटा जो होता है उस आदमी पूरा उसमें पसीने पसीने हो जाता है, वो फिटनेस बनाए रखना अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। लेकिन एक सवाल और भी उठता है कि आपकी टीम में 17-18 साल वाला खिलाड़ी भी साथ में खेलता है, आप 35 साल के हैं,
आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका बहुत ऊंचा ओहदा भी है हॉकी के खेल में, सब लोग जानते हैं आपके कमाल को। तो उन खिलाड़ियों के मन में कहीं दूरी नहीं रहती आपसे, या और नहीं रहता, डर नहीं रहता उनको, आतंक सा थोड़ा सा कि यार इतने बड़े खिलाड़ी के साथ हम खेल रहे हैं? नहीं, अभी जो जूनियर लड़के जो आते हैं तो वो थोड़ा है ना एक है ना उनको थोड़ा लगता है, हिचकिचाहट हो जाती है ग्राउंड के अंदर कि बहुत सीनियर प्लेयर के साथ खेल रहा है। लेकिन वो तो सीनियर प्लेयर का काम है कि जैसे बच्चे को, जूनियर लड़कों को कैसे है ना बूस्ट करके आगे लेके जाना है और हमारे साथ में ट्रेनिंग। अभी इंडियन हॉकी का माहौल ऐसा हो गया है कि मैं जूनियर को देख के बहुत ज़्यादा संतुष्ट होता हूँ और मैं उनको देखकर मैं मेरी प्रैक्टिस करता हूँ और जोश आता है आप में, और मुझे जोश आता है कि ये 18-20 साल के लड़के जो हैं उनके साथ में अगर मैं भागूंगा तो मैं अपने आप को फिट रखूंगा। और वो ये सोचते हैं कि अगर मैं सीनियर प्लेयर के साथ में भागूंगा तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा है ना इस बारे में और बात करेंगे, ऊंचाई तक पहुँचूंगा। लेकिन आपके ही शहर से धर्मपाल और पूछना चाहते हैं कुछ, पुणे से। धर्मपाल बोलिए, क्या पूछना है आपने? हाँ सर, नमस्कार जे तुम्ही जी। नमस्कार नमस्कार हाँ, नमस्कार। धर्मपाल बोल रहा हूँ मैं पूना से, हड़प सर। बोला साहब, बोला साहब। हाँ हाँ, मैं आपसे धर्मपाल ये जी, पूछना अपना चाहता हूँ कि आप जो इस मुकाम पे आए हैं जी, हाँ, तो उस मुकाम तक आने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए और आपसे क्या सीखना चाहिए? नहीं, हमसे तो क्या सीखेंगे आप। इस मुकाम पे आने के लिए बहुत मेहनत करना ज़रूरी है और मैंने बहुत मेहनत किया है। जब मैं बॉम्बे में आया 87 में, और जब से 88 ज्वाइन किया, महिंद्रा ज्वाइन किया था मैंने, और 3-4 साल मेरे कोच थे जोकिम करवालो, जिन्हें अपना गुरु भी कहते हैं। हाँ, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए भी रिप्रेजेंट किया है और उसके बाद अर्जुन अवार्ड पुरस्कार विजेता है वो। और उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करी हमारे लिए कि है ना इस 2 खिलाड़ियों को हिंदुस्तान के लिए खिलाना है। कौन दो? दूसरा कौन था? एक हरिंदर सिंह था, जो है ना हमारे कोच साहब ने कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर ये दोनों लड़कों को इंडिया खिलाना है। अब देखिए, और हमने 9 महीने में इंडिया खेले। अभी एक और हरिंद्र है जो आपसे कुछ पूछना चाहता है। अच्छा, आगरा से पूछ रहे हैं। हरिंद्र बोलिए, क्या पूछना है आपने? नमस्कार धनराज जी। नमस्कार साहब, नमस्कार। मैं हरिंद्र बोल रहा हूँ आगरा से। पहले तो आपकी टीम के लिए और आपके लिए एफ्रो एशियन गेम में जीतने के लिए मुबारकबाद। थैंक यू साहब, थैंक यू। मेरा सवाल था, क्या हमारी टेम्परमेंट या हमारी टेक्निक में कमी है जिसकी वजह से हम अपने पेनल्टी कॉर्नर जो हमें मिलते हैं जी, मैं समझता हूँ एक मैच में कम से कम 10 या 15 पेनल्टी कॉर्नर मैंने जितने मैच देखे हैं हॉकी के आज तक उसमें मिले, फिर भी हम उनको गोल में नहीं बदल पाए, क्यों? हमारे पास एक ही खिलाड़ी था जो है ना दिलीप तिर्की और जुगराज सिंह। पेनल्टी कॉर्नर में हमारे पास बहुत अच्छे एक्सपर्ट आए नहीं हैं। अगर आप पुरानी हॉकी भी देखें तो पेनल्टी कॉर्नर हिटर ही मिले हैं, पुश में मिले नहीं। पिछले 10-12 साल से अभी पेनल्टी कॉर्नर स्कूप से गोल बहुत ज़्यादा होता है। और अनफॉर्चुनेट कहूँगा कि हमारा जुगराज का एक ऐसा कार एक्सीडेंट से है ना वो हिंदुस्तान के लिए खेल नहीं पा रहा। इसलिए कि अभी पिछले 2 टूर्नामेंट में हमें बहुत ज़्यादा पेनल्टी कॉर्नर मिले, उसको कन्वर्ट हम लोग हो सकता है कि 50-50 भी नहीं किए होंगे, लेकिन 50-50 का 15% भी नहीं हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जितने भी हमको पेनल्टी कॉर्नर मिलेंगे, अभी डायरेक्ट हिट भी लग रही है और जूनियर टीम से एक संदीप सिंह करके उभर रहा है। अच्छा, नहीं, लेकिन इनको तैयार करने के लिए हम कुछ करते हैं क्या? मुझे यहाँ तक याद पड़ता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुरजीत सिंह एक बहुत अच्छे पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट थे हमारे यहाँ। उसके बाद कोई वैसा आदमी तैयार करना, क्या दिक्कत आ रही है हमको तैयार? उसके बाद प्रगट सिंह साहब आए। प्रगट सिंह कर रहे, लेकिन तैयार करने में कुछ खास कोशिश करते हैं हम लोग? हमारे पास वो स्ट्रक्चर नहीं है जो यूरोपियंस के पास है। स्ट्रक्चर मतलब हाइट, बिल्ट, वेट है ना, बॉडी लैंग्वेज, वो हमारे पास पावर नहीं है। अगर वो पावर जिसके पास आ जाए, जिसके पास होगा, वो जरूर पेनल्टी कॉर्नर स्कूप में फोर्स के साथ करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? कोचिंग की जरूरत होती है। क्यों नहीं हो पा रहा कोचिंग? या तो फिर ये करना चाहिए कि हर पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट का एक ना अलग सा कोचिंग कैंप होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ से गोल होने की ज्यादा संभावना होती है। आज की तारीख में आज का जो गेम हुआ है, पेनल्टी कॉर्नर पे ही ज्यादा गोल होते हैं। तो आने वाले समय में ये सब है ना डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हम अभी 2004 एथेंस ओलंपिक्स का हमारा लक्ष्य है, फेडरेशन का लक्ष्य है।
तो जो भी अभी जूनियर टीम से बहुत ज़्यादा खिलाड़ी उभर रहे हैं, तो उनको एक सेपरेट कैंप दिया जाए तो हो सकता है कि आप उसमें कुछ ऐसा सोच रहे हैं करने का? हाँ, मैं तो नहीं अभी खेल रहा हूँ एक्टिवली, मैं अभी देश के लिए खेल रहा हूँ। तो चलिए इस बारे में बात करता हूँ मैं। संदीप पुणे से एक और पूछना चाहता हूँ सवाल, आपके पुणे वाले आपके बहुत चाहते हैं। पुणे बोलिए संदीप जी। हेलो। हाँ संदीप। हेलो। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं संदीप दुबे बोल रहा हूँ पुणे से। बोलिए साहब, बोलिए सर। हाँ, आपको मेरी तरफ से काफी बधाई। थैंक यू साहब। जिस तरह से आपने अभी रिसेंटली खेल दिखाया है और भारत को उसके स्वर्णिम अतीत की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जी सर। इसके लिए मेरी तरफ से बधाई। थैंक यू सर। और पुणे में जिस तरह से आपको वार्म वेलकम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला जी, उसके लिए हम माफी चाहते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि भारत को उसके स्वर्णिम अतीत की तरफ ले जाने के लिए आप किस तरह के और प्रयास जारी रखेंगे? जितना प्रयास हो सकता है हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम है ना देश की हॉकी को उस स्थान पर ले जाएं। सभी मिलकर ले जाना चाहिए। हमारे देश के खिलाड़ी जितने भी हैं, पुराने खिलाड़ी हमारे जो हिंदुस्तान के लिए खेल चुके हैं, उनको सब सामने आना चाहिए और खेल को कैसे ऊपर ले जाना चाहिए ये इस बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जब भी कुछ होता है तो राजकारण बहुत ज़्यादा हो जाता है। हर खेल में ये होता है कि अगर टीम हार के आती है तो सोचते हैं कि प्लेयर को निकाल दो, और टीम जब जीतती है तो कोच अच्छा है, प्लेयर अच्छा है। तो ये क्रिटिसिज्म थोड़ा कम होना चाहिए। अभी 2004 ओलंपिक्स का लक्ष्य है हमारा। आने वाले समय में हर लड़का जितने भी देश के लिए खेल रहे हैं और जो भी अच्छा होगा देश के लिए, सभी लड़के लोग अपने आप को इतना तैयार करें कि आने वाले समय में देश के लिए खेलकर देश का नाम ऊंचा करें, अपने ना परिवार का नाम ऊंचा करें। धनराज, ये बात समझ में आती है। हम ओलंपिक की तैयारी में इसमें लगे हुए हैं, आप ख़ास तौर पर उसमें जुटे हुए हैं पूरी तरह से, और उम्मीद है कि आप उसमें खेलेंगे, आप अपनी टीम को आगे ले जाएंगे, शायद हम जीत के भी आ जाएंगे। आप सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं हमारे, करीब 3 ओलंपिक आप खेल चुके हैं जी, और 4 वर्ल्ड कप भी आप खेल चुके हैं और 4 एशिया गेम्स भी आप खेल चुके हैं। आपका इतना लंबा अनुभव, अकेले खिलाड़ी हैं आप, ऐसे शायद भारत में और कोई खिलाड़ी नहीं है जिसने इतना खेला होगा। इतना लंबा अनुभव आपको क्या सिखाता है कि अगले वर्ल्ड कप में हम अपनी स्थिति और बेहतर बना सकें और वर्ल्ड कप जीत करके ले आएँ या अगला ओलंपिक जीत करके ले आएँ? इसके लिए क्या ज़रूरतें? एक तो आपने ये बताया कि खिलाड़ियों को, पुराने खिलाड़ियों को आगे आकर के तैयारी करनी चाहिए। दूसरा आपने बताया कि एस्ट्रोटर्फ वगैरह हमारे यहाँ बनने चाहिए। और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं आज हमारी हॉकी को आज से बेहतर बनाने के लिए? सबसे पहले तो ये 2 चीज़ है, जो एस्ट्रोटर्फ है ये आ जाए हमारे देश में तो हर गली में हर बच्चा हॉकी खेलने के प्रति है ना सामने आएगा। और दूसरी बात ये है कि हम जब एस्ट्रोटर्फ देखे पहली बार, जी, मैं 19 साल का था, 18-19 साल का था। और हॉलैंड और जर्मनी एक ऐसी सिटी है जो बच्चे को 6 साल में ही एस्ट्रोटर्फ के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप एस्ट्रोटर्फ के ऊपर टूर्नामेंट खेलते रहें। तो हमारे भी देश में अगर ऐसा कुछ हो जाए कि हर स्टेट में 3-3, 4-4 एस्ट्रोटर्फ आ जाए, विलेजेस में एस्ट्रोटर्फ आ जाए। हॉकी आपको ज़्यादा करके है ना विलेज में मिलेगी, रिमोट प्लेस में मिलती है, विलेजेस में, रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा हॉकी आपको देखने को मिलेगी। तो उस एरिया को भी है ना अगर हम डेवलप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और एकेडमीज बहुत ज़्यादा आना चाहिए, बननी चाहिए। पंजाब में ही एकेडमी है अभी, 2 एकेडमी हमारे नाम पे चल रही है, आशीष बलाल धनराज हॉकी एकेडमी, एक बेंगलुरु में चल रही है, एक बॉम्बे में। इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा क्योंकि ये दोनों आपने शुरू किए बेंगलुरु और बॉम्बे वाली। लेकिन इस बीच रत्नागिरी से शशिकांत कुछ पूछना चाहते हैं। बोलिए शशिकांत, क्या सवाल है आपका? हाँ शशिकांत। हाँ नमस्कार। नमस्कार। हा, तुम्ही मराठी बोलता ना? बोला नमस्कार, मी मराठी बोलल। हा, काय माहितीये, तुम्ही जशी महाराष्ट्राची शान आहेत बरोबर, जी तशी साहेब, देशाची मग शान राखल्यात. आमच्या महाराष्ट्रामधले कमी आपल्या आता ह्याच्यामध्ये संघामध्ये आहेत बरोबर की नाही? जी जी। हा, हे जे आता जे निवड समिती जे करते ना, हे आम्हाला ग्राह्य वाटत नाही बरोबर. तुमच्यासारख्यांना म्हणजे हे भार ठेवणे हे आम्हाला ग्राह्य वाटत नाही. जी हॅलो जी, बोलिए। त्याच्यानंतर ऑलिम्पिक मध्ये तुम्हाला चान्स मिळू शकते ना? आता तुम्ही ना प्रार्थना करा तुम्ही आणि मी भारतासाठी खेळायला पाहिजे परत 2000 मधून खेळणे, कारण तुमचं जेवढं स्टॅमिना आहे ना, तो आता नवीन जरी संघामध्ये जरी कोण आला तर त्याचा स्टॅमिना नाहीये आता सध्या तरी.
अच्छा अच्छा। इनका सवाल भी यही है, पूछना ही चाहते हैं आपसे कि भाई कैसे नए खिलाड़ियों को भी वो स्टेमिना मिल सके, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? नहीं, मेहनत करना चाहिए ग्राउंड के अंदर। कोचेस और ट्रेनर जो भी हमारे को बताते हैं उसको बहुत सीधा सरल इसमें है ना, उसको समझने की कोशिश करो और उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको खेल में है ना उसको यूज़ करो और अपने आप को जितना हो सके उतना अपना स्टैमिना डेवलप करने के लिए आप ट्रेनिंग करना चाहिए। एक बात और जानना चाहते थे वो, जितना मैं समझ सका, कि आपको टीम से भी जो बाहर निकाला गया, रेस्ट दिया गया आपने जैसे कहा, उनको ऐसा लगता है कि इसमें भी कुछ राजनीति है जिसकी आप बात कर रहे थे कि खेलों में राजनीति, ऐसा तो कुछ नहीं है? हाँ नहीं, मुझे नहीं लगता इस बार, क्योंकि सभी खिलाड़ी जो सीनियर थे, बलजीत सिंह ढिल्लों, बलजीत सिंह सैनी, मैं और कुछ 4 जूनियर प्लेयर्स को भी रेस्ट दिया गया है। लेकिन इस बार तो जब हमारी बात हुई गिल साहब से, तो गिल साहब ने बोले नहीं, आप बहुत ज़्यादा हॉकी खेल चुके हैं, तो इसलिए अभी आने वाले टूर्नामेंट में हम आपके बारे में है ना, क्योंकि ये सवाल इसलिए बार बार लोग पूछ रहे हैं और सबके मन में इसलिए आता है कि मैच के तत्काल बाद राजेंद्र सिंह के साथ, जो कोच के साथ आपकी थोड़ी सी खटपट हुई थी। हाँ, आपका बयान उनको लगा था कि नहीं देना चाहिए था आपको बयान? नहीं, मैंने तो बयान दिया ही नहीं था वो। तो अच्छा, तो बात क्या थी फिर? ऐसा ये हुआ था कि चेन्नई एयरपोर्ट पे थोड़ा है ना ऐसा हो गया कि पूरी पब्लिक मेरे पास में आ गई और पूरा मीडिया मेरे पास आ गया, लेकिन उसके बावजूद मैंने कुछ नहीं बोला। मीडिया से ना बात के बाद किया। कैप्टन को बोलना गलत तो नहीं है? मेरे हिसाब से तो बोलना चाहिए। कैप्टन ही एक ऐसा प्लेयर है जो है ना, और इतना सीनियर मोस्ट प्लेयर है, और थोड़ा बहुत बोल देता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं टीम के भलाई के बारे में ही बोलूँगा, टीम को कैसे ऊपर लाने के बारे में ही कहूँगा। क्योंकि कैप्टन की स्थिति और कोच की स्थिति और हमारे जो फेडरेशन है उसकी स्थिति और उनके तीनों का इक्वेशन क्या, इस बारे में मैं बात करूँगा आपसे, लेकिन उससे पहले दीपक पवार मुंबई से कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। दीपक बोलिए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी। धनराज जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं आपको यही पूछना चाहता हूँ कि हॉकी में आपके फेवरेट प्लेयर कौन से हैं? मेरे हॉकी में फेवरेट प्लेयर मोहम्मद शाहिद साहब थे, जो कि 3 ओलंपिक्स खेल चुके हैं, हिंदुस्तान के लिए भी है ना कप्तानी कर चुके थे वो, और उनसे बड़ा खिलाड़ी मैंने आज तक नहीं देखा। आज की कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको बहुत पसंद हो? आज का जो हॉकी अभी चल रहा है उस खिलाड़ी का अभी अगर 1-2 का नाम ले लें तो है ना गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा प्लेयर है जो अगर अपने आप में अगर मैं उनको देखता हूँ, गगन अजीत सिंह एक ऐसा प्लेयर है अभी, अगर वो चाहेगा तो वो अपने लंबे समय तक हिंदुस्तान के लिए खेलता रहेगा। ऐसे खिलाड़ियों की कमी नहीं है हमारे जो नए लड़के आ रहे हैं उनमें काफ़ी प्रतिभाशाली हैं, और उन्होंने दिखा भी दिया अभी एफरोशिया गेम में कि उनके पास कितनी प्रतिभा है। और मुझे लगता है कि उनको अगर सही कोचिंग मिलती रहे, सही स्थितियां, जैसे कि आप कह रहे थे कि हमारे यहाँ भी एस्ट्रोटर्फ गिनती के 2 एस्ट्रोटर्फ बनाए हम लोगों ने, और आप जर्मनी की बात कर रहे थे, मुझे जहाँ तक ध्यान पता है, स्ट्रेटेजी की बात मैं करूँ गेम की, कि जर्मनी में सारी टीमें, सारे कोच एक ही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। यस यस, वो बहुत, जबकि हमारे यहाँ स्थिति राजस्थान वाला कुछ और खेल रहा है, हैदराबाद वाला कुछ और खेल रहा है। इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, ये जैसे हॉलैंड जर्मनी हो गया, ये 2 कंट्री तो अपने स्ट्रैटेजी पे ही खेलता है, चाहे वो लोकल हॉकी खेल रहे हो या चाहे वो इंटरनेशनल हॉकी खेल रहे हो, उनकी स्ट्रैटेजी सेम रहती है। लेकिन स्ट्रैटेजी में थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, कब बॉल रखना है, कब बॉल नहीं रखना है, कब बॉल रिलीज करना है, कहाँ पर ज़्यादा डॉज मारना है, और अगर टीम हार रही है तो बॉल को कौन से पॉकेट में डाल के ओपोनेंट टीम को प्रेशराइज करना है, वो सब स्ट्रैटेजी बनाते हैं उनके पास, नो डाउट। हमसे ज़्यादा हॉलैंड और जर्मनी, ये 2 टीम ऐसी है, स्ट्रैटेजी वाइज नोबडी कैन। हम पूछेंगे आपसे कि उनसे हम क्या सीख सकते हैं और क्यों नहीं सीख पा रहे हैं। उससे पहले संदीप अलीबाग से कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। यस संदीप। हेलो धनराज जी। नमस्कार। नमस्कार, मैं अलीबाग से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हमारे अलीबाग के एरिया में हाँ, ज्यादातर हॉकी जो होता है जी, वो बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं और स्कूल बड़े बड़े रहते हैं, हाँ, उनमें ही खेला जाता है। अच्छा। और स्कूल में ज्यादातर हॉकी नहीं खेला जाता है, वो एक्सपेंसिव होता है, स्टिक लाना वो लाना। अच्छा, तो उधर ये ऐसा आप शिविर विविर ऐसा कुछ कंडक्ट कर सकते हैं हमारे कोंकण एरिया के लिए, स्पेशली हॉकी को बढ़ोतरी देने के लिए? जरूर जरूर। अभी हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है कि आने वाले समय में रूरल एरिया में क्या है, छोटे छोटे बच्चों को मालूम नहीं रहता है पेनल्टी स्ट्रोक क्या है, पेनल्टी कॉर्नर क्या है। नहीं, जरूर हम लेंगे आने वाले समय में। ये कोचिंग क्लिनिक कैंप भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। हमारे कुछ बॉम्बे से कुछ कोचेस लोग हैं, हम भी आएंगे और लड़कों को बताएंगे, ट्रेनिंग देंगे आने के बाद।
वो जो हम ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, जैसे जर्मनी वाली ट्रेनिंग आप भी कह रहे थे कि वहाँ शुरू से लेकर के आखिर तक एक ही तरह की ट्रेनिंग, या हॉलैंड में उसी तरह की होती है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग देने वाले अलग अलग तरह से खेलते हैं, फिर बाद में जब इकट्ठी टीम बनती है, राष्ट्रीय टीम जिसे हम कहते हैं, तो उसमें अलग अलग तरह से तरफ से आए हुए लोगों में थोड़ा सा टकराव कभी कभी हो जाता है उनके सोचने में, उनके खेलने में। जब देश के लिए खेलते हैं तो हर खिलाड़ी यही सोच के खेलता है कि हम है ना देश के लिए जीते मैच। टकराव तो टकराव इन द सेंस स्ट्रेटजी में उनके थोड़ा सा, क्योंकि उनको पहले कुछ और चीज़ सिखाई जाती है। जब कैंप हमारा होता है 1-1.5 महीने का कैंप हो जाता है, तो उसमें थोड़ा बहुत फाइनिंग हो जाती है, कोई अंडरस्टैंडिंग बना लेता है। अब लेकिन यही प्रॉब्लम होती है कि डिपार्टमेंट में जब हम जाके खेलते हैं, मैं अभी इंडियन एयरलाइंस में सर्विस करता हूँ, इंडियन एयरलाइंस की टीम भी वही हॉकी खेलती है जो इंडियन टीम को खेलनी चाहिए, अटैकिंग हॉकी। लेकिन रेलवे वाले वही खेलते हैं क्या? रेलवे वाले भी वही खेलते हैं, लेकिन उसमें क्या है, स्ट्रैटेजी थोड़ा बहुत चेंज होता है। कोई डिफेंसिव हॉकी खेलता है, कोई अटैकिंग हॉकी खेलता है। तो आज तो दुनिया में अटैकिंग हॉकी का ज़माना आ गया, डिफेंसिव का बिल्कुल नहीं रहा है सारी दुनिया में, और तेज़ हॉकी हो गई है। पहले की तरह स्किल वाली बात इतनी नहीं रही जैसे पहले होती थी कि आप लोग अपना कला दिखाते थे। अब तो हिट मारो और भाग जाओ, इस तरह की रन वाली हॉकी हो गई है। लेकिन अभी इंडिया और पाकिस्तान एक ऐसी टीम है, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत स्किलफुल हॉकी खेलती है, और मैं समझता हूं कि स्किलफुल हॉकी ही हिंदुस्तान को खेलना चाहिए। अच्छा, स्किलफुल ही खेलना चाहिए। 70-80% हम लोगों को स्किलफुल हॉकी ही खेलना चाहिए। 30% जो है वो स्ट्रैटेजी बनाओ, और बाकी का तो अपने पास है ही। लड़का फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में डिसीजन लेना पड़ता है, बॉल रोकने के बाद क्या करना है, क्या किसको कैसे डॉज मारना है, या बॉल को पास देना है। उस समय आप जब खेल रहे होते हैं उस समय होता ही है, वो तो खिलाड़ी का एक जरूरी चीज़ है। इस बारे में बात करूंगा आपसे, लेकिन विजेंद्र सोनीपत से कुछ पूछना चाहते हैं। सोनीपत हरियाणा में, सोनीपत से विजेंद्र बोलिए। हाँ जी, हाँ विजेंद्र जी बोलिए। नमस्कार जी पिल्ले जी। नमस्कार, क्या हाल? ठीक है जी। मैं सबसे पहले तो दूरदर्शन को और पिल्ले जी आपको दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। इसके अलावा मैं जानना चाह रहा हूँ जी कि हॉकी के पूरे माहौल में, पूरे वातावरण में कहाँ आपको कमियां नजर आ रही हैं, और उनको सुधारने के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या सुझाव हैं आपके? मैं तो सबसे पहले ये सोचता हूँ कि हर स्कूल में, हर कॉलेजेस में हॉकी को खेलना चाहिए, क्योंकि हॉकी हमारा ये राष्ट्रीय खेल है, और हॉकी एक ऐसा खेल है जो ओलंपिक्स में मेडल आपको दिला सकता है, क्योंकि हम लोग 8 बार ओलंपिक चैंपियन रह चुके, वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं, एशियन चैंपियन भी रहे हैं हम। तो विजेंद्र पूछना चाहते हैं क्या कमियां आपको दिखाई दे रही हैं? तो यही कह रहा हूँ कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में हॉकी आना चाहिए, और उसके बाद में हर स्टेट में एस्ट्रोटर्फ आना चाहिए, और एकेडमीज, जैसे अभी एकेडमीज हमारे देश में बहुत कम है। पंजाब में आप एक पंजाब में तो काफी दिन से काम कर रही है। 7-8 एकेडमी हमारी चल रही है पंजाब में। बाकी स्टेट में आप देखिए कि एकेडमी है ही नहीं। वैसे स्टेट में सब एकेडमी आना चाहिए। रूरल एरिया से लड़कों को लेकर आके सिटी में रखें, उनको ट्रेनिंग दें। ये अभी तक ऐसा हो नहीं पा रहा। ऐसा हो नहीं पा रहा। आपने भी एक एकेडमी शुरू की है मुंबई में, एक बेंगलोर में मलाल के साथ मिलकर के, तो उसका काम कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। बेंगलुरु में तो पिछले 2 साल से कंटिन्यू अभी हमारा ट्रेनिंग भी चालू है वहाँ पर, और बलाल बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहा है उसके ऊपर कि आने वाले समय में हर साल या हर 2 साल में 1-2 प्लेयर हिंदुस्तान के लिए रिप्रेजेंट करें। बॉम्बे की एकेडमी से एक लड़का हिंदुस्तान के लिए खेल रहा है अभी जूनियर टीम में, गिरीश पिंपले है उसका नाम, बॉम्बे से ही है। अच्छा। और बॉम्बे की एकेडमी से जितने लड़के एकेडमी में थे, कुछ लड़कों को नौकरी मिल गई, कुछ लड़के स्टाइपेंड पे अभी खेल रहे हैं। तो अभी वापस उसको स्टार्ट करना है हमें, नए लड़के को लेकर अभी फिर से शुरू करने जा रहे हैं उसको। 8-10 दिन में। एक बात बताइए कि मुंबई या बेंगलोर दोनों, मुंबई तो खास तौर पर क्रिकेट का गढ़ है, बेंगलोर भी क्रिकेट का गढ़ है, बेंगलोर से कितने अच्छे अच्छे खिलाड़ी क्रिकेट के आए। यही दोनों जगह आपको क्यों लगी कि हॉकी के लिए यहाँ प्रशिक्षण कैंप बनना चाहिए, बजाय इसके कि पुणे में बनाते आप इसको, या थोड़ा सा और इंटीरियर में जाते, जैसा कि आप चाहते हैं कि पुणे में? मैं तो चाहता था, मेरी पैदाशी पुणे में है, पुणे में मैं चाहता था, लेकिन पुणे में एस्ट्रोटर्फ नहीं है, ग्राउंड नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बॉम्बे में इसलिए कि मैंने मेरी जिंदगी का है ना बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ गुजारा, हिस्सा यहाँ पर गुजारा, और मैं बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ। मुंबई से मैं देश के लिए खेला हूँ, मुंबई से मैं राष्ट्रीय खेल खेला हूँ, मुंबई से मैं नेशनल चैंपियनशिप खेलता हूँ पिछले 15-16 साल से।
तो बॉम्बे एक ऐसा जगह है और बॉम्बे में एस्ट्रोटर्फ भी है, इसलिए यहाँ सुविधा मिली आपको। तो यहाँ पर फैज़ाबाद से दिनेश कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, दिनेश पांडे। दिनेश जी बोलिए। हेलो जी। हेलो धन्ना जी, नमस्कार साहब, नमस्कार। प्रो एशियन में जीतने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू आपकी साहब। पूरी टीम को धन्यवाद। थैंक यू साहब, थैंक यू सर साहब। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप हमारा इंडिया में और बाहर के देशों में हॉकी खेलने में क्या फर्क है? उधर का तरीका कुछ दूसरी टाइप, कुछ वो लोग दूसरी तरह से खेलते हैं, हमारे यहाँ के लोग कुछ दूसरी तरह से खेलते हैं। हाँ, फ़र्क यही है कि हम लोग एशियन स्टाइल की हॉकी खेलते हैं और बाहर के देशों में यूरोपियन स्टाइल खेलते हैं, जैसे फुटबॉल हिट एंड रन वाली हॉकी ज़्यादा होती है, और यूरोपियंस को पता होता है कि कहाँ पर स्किल को यूज़ करना है, और वो लोग ज़्यादा स्किल अपने डी में यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ तो हिट ही करते हैं, वहाँ पर हिट से ही बॉल को निकालना पसंद करते हैं। आप लोग डी में बड़ी ज़्यादा हम लोग सेंट्रल लाइन से हमारी जो हॉकी है, जो अगर स्टाइलिश हॉकी या मैजेस्टिक हॉकी बोलते हैं, वो हॉकी को हम लोग सेंट्रल लाइन से स्टार्ट करते हैं, और 25 में हम लोग बहुत ज़्यादा ड्रिबल ये वो है ना करना शुरू कर देते हैं, और डी में भी ड्रिबल करते हैं। अब आप लोग खिलाड़ी हैं, आप जानते हैं उसका क्या फ़ायदा होता होगा हाँ, ड्रिबलिंग का, लेकिन दर्शक के नाते हमको लगता है कि हिट क्यों नहीं कर रहा, गोल क्यों नहीं कर रहा है। ये हमको भी लगता है कि हम भी है ना बहुत जल्दी हिट लेना चाहिए। जब हम लोग वीडियो देखते हैं, मैच देखते हैं, तो तभी लगता है कि ये प्लेयर को डॉज मारने के बाद हिट लेना चाहिए, लेकिन क्या कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ले नहीं पाते, इसलिए कि सामने हॉकी डली होती है, तो उसको भी डॉज मार लें ऐसे सोचते हैं हम, उसको भी डॉज मार लेंगे तो एकदम फ्री मिल जाएगा। उस चक्कर में क्या हो जाता है कि ओपोनेंट आके बॉल लेकर निकल जाता है, तो फिर हम लोग ऐसी उसको शार्प करने की बहुत जरूरी है। इसमें हमारी कमजोरी है इसमें। तो ये बात आप डिस्कस करते भी होंगे टीम में, कोच के साथ में भी? जरूर करते हैं। इसमें अभी हमारे पास 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो डी के अंदर बहुत शार्प हिटर है, जैसे दीपक ठाकुर, प्रबोध तिर्की, प्रभजोत सिंह, फिर संदीप माइकल, गगन अजीत सिंह, ये फॉरवर्ड लाइन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी। ये तो पांचों के पांचों फॉरवर्ड लाइन वाले आपने गिना दिए, जो सब अच्छे हैं, तो फिर हम इतने गोल क्यों नहीं कर पाते? अभी पिछले 1-1.5 साल से तो हमारा फील्ड गोल बहुत काफ़ी हो रहा है। अभी आप देखिए पाकिस्तान के अगेंस्ट एफ्रो एशियन गेम्स में भी 3-1 से जीते हैं, कि तीनों 2 गगन अजीत ने जो गोल मारा है, मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट गोल उसने मारा है। 3-4 खिलाड़ियों को डॉज मारकर डी टॉप से उसने हिट लिया था। वो बहुत अच्छा गोल था, और देखा भी हमने। हुबली से कृष्णा कुछ पूछना चाहते हैं। कृष्णा बोलिए। हेलो जी। हाँ, हेलो धनराज जी, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। हाँ, मैं हुबली से बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, कर्नाटका से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। कि पाकिस्तान के खेलते समय आपको क्या लगता है, कोई प्रेशर होता है क्या आपके साथ? मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ। अच्छा। मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ आपका। अच्छा। पाकिस्तान खेलते समय आपको क्या लगता क्या है? हाँ, हमें तो यही लगता है कि इस टीम को हमें जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो माहौल आज हमारे देश में और उनके देश में बना है, तो उससे ऐसे ही लगता है कि जो भी मैच हिंदुस्तान पाकिस्तान का होता है, कि दोनों देश बहुत जोर शोर से खेलता है कि ये मैच चाहे कुछ हो जाए, हम हारना नहीं चाहिए। और जब हम खेलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम चाहे छोटी से छोटी टीम को हार जाए, लेकिन पाकिस्तान को हार नहीं सकते। और यही प्रति पाकिस्तान के भी साथ होगा कि हर खिलाड़ी यही सोच के उतरता है कि चाहे हम छोटी से छोटी टीम को हार जाएं, लेकिन हिंदुस्तान की टीम से ना हारे। ये एक संयोग बना हुआ है। जब ग्राउंड में उतरते हैं हम लोग, तो बाहर का माहौल देखते हैं, स्टेडियम का माहौल देखकर है ना, हम लोगों में वो एक ना जोश आ जाता है, देश के प्रति प्राइडनेस वो आती है। दोनों देशों को होना तो ये चाहिए धनराज के, ये स्थिति हर गेम में होनी चाहिए। किसी भी देश के साथ हम खेल रहे हों, उस समय हमारे सामने लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि साहब हमको इस देश को हराना, चाहे वो कोई सा भी देश हो। पर पाकिस्तान के साथ एक स्थिति विशेष है, जैसे क्रिकेट में भी यही होता है, हॉकी में भी यही होता है। जब भी हम मैदान में उतरते हैं, नहीं होता तो हर खेल के साथ, हर कंट्री के साथ यही होता है, लेकिन अभी आप और हम और पूरी हिंदुस्तान, पूरी पाकिस्तान जानती हैं इंडिया पाकिस्तान का ताल्लुकात क्या है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हिंदुस्तान पाकिस्तान की हॉकी टीम को बहुत ज़्यादा हॉकी आपस में खेलना चाहिए। हॉकी टीम को बाहर जाना, उनके देश में जाना चाहिए, उनके देश में टेस्ट मैच खेलना चाहिए, और पाकिस्तान की टीम को हमारे देश में आकर टेस्ट मैच खेलना चाहिए, ताकि वो जो दूर के रिश्ते हैं उसको थोड़ा पास में, तनाव कम हो जाएगा। हाँ, तनाव कम करके
स्पोर्ट्स के जरिए है ना उसको साथ आप में लिया मानते है। हैं कि स्पोर्ट्स के जरिए राजनीति को प्रभावित किया जा सकता है? नहीं, स्पोर्ट्स एक ऐसा खेल है उसमें राजनीति आना ही नहीं चाहिए। अगर आता है तो उसको आना नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान के भी खिलाड़ी हमारे जो है पाकिस्तान के कोच ताहिर जमान साहब हैं, वो हमारे साथ खेले हैं, अभी कोचिंग कर रहे हैं। वो खुद भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में खेलते रहें, और हमारे भी कुछ खिलाड़ी हैं, हमारे भी फेडरेशन चाहती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान खेलते रहें, तो कि ताकि एशियन हॉकी ऊपर आए। एशियन हॉकी ऊपर है। इस बीच अनंतपुर पंजाब से कुलभूषण कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। कुलभूषण बोलिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जो मीडिया न्यूज वगैरह है वो हॉकी को ऐसे नहीं देता जो जैसे कि और गेमों को देता है, जैसे क्रिकेट को देता है। इसके लिए भी जो हमारे बच्चे हैं वो क्रिकेट नहीं हॉकी नहीं खेलते और क्रिकेट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि क्रिकेट है जो तो वो मीडिया में फ्रंट पेज पे मीडिया का रोल जो है बहुत ज़्यादा है। मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा है ना मायने रखता है। लेकिन अभी पिछले 1-1.5 साल से मीडिया ने हॉकी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है। ऐसा आपको लगता है? मुझे लगता नहीं है, मैंने देखा है कि जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया जर्मनी से जीत कर आए हैं, जो फ्लाइट में जब हम बाहर से आ रहे हैं बैठे हैं, हिंदुस्तान की पेपर पढ़ के देखेंगे तो फ्रंट पेज पे हमारे गगन अजीत का फोटो, हमारा फोटो, हमारी पूरी देश की फोटो लगी है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों ने बहुत सपोर्ट दिया है पिछले 1.5-2 साल से, क्योंकि टीम जीत रही है तो उनको भी मज़ा आ रहा था कि है ना पेपर में लिखते रहेंगे तो हॉकी आने वाले समय में इंडियन हॉकी ऊपर आएगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों हमें हॉकी को सपोर्ट देगा, और आने वाले समय में हम लोग देश के लिए ज़्यादा अच्छा काम कर पाए। इस बीच पुणे से शरद कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। शरद बोलिए, क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, मैं शरद बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए शरद साहब। शोपुर से। नमस्कार। नमस्कार। हेलो, आप अभी दरगाह पे आके गए थे इधर खेल शोपुर के यहाँ 15 दिन के बाद पहले, सॉरी। किसके यहाँ? सवाल क्या है आपका? हाँ, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। जी। मैं आपके खेल से बहुत ही प्रभावित हूँ। अच्छा। और आप ही हमेशा हॉकी के कैप्टन रहे, यही मेरी आपको शुभकामनाएं है। बस दुआ कीजिए कि आप बस मैं देश के लिए खेलता रहूं अच्छी हॉकी, और देश के लिए अच्छी हॉकी खेलना तो सब दुआएं तो आपके लिए करेंगे, सारी टीम के लिए करते हैं, सारा देश दुआएं करता है। लेकिन वो जो बात मीडिया वाली चल रही थी कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसको सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ मीडिया में, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिया जाता है। मिलना भी चाहिए। हॉकी को नहीं मिलना चाहिए या कम मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना? अभी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पास ऐसी स्थिति है कि आज की तारीख में वो जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि वो उनका क्रिकेट एक माहौल ऐसा बना है कि मीडिया भी चाहता है कि हम भी वहाँ पर जाएं और कवर करें स्पोर्ट्स को, क्रिकेट गेम को। और हो सकता है कि ग्लैमर्स वाला गेम हो गया, ये हो गया या हमने बना दिया। क्रिकेट है, टेनिस है, ये दोनों ऐसे खेल हैं जिनको टीवी पर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है। अब जिस दिन अभी आप जो हॉकी का मैच जीत रहे थे आप एफ्रो एशियाई गेम में, जिस दिन आपने फाइनल जीता है उस दिन भी टीवी पर क्रिकेट चल रहा था, तो हॉकी का मैच नहीं चल रहा था। उस दिन अखबारों में जो फ़ोटो छपे, बहुत सारे अखबारों में, वो हॉकी के नहीं थे, जबकि होने चाहिए थे। तो आपको नहीं लगता कि जो प्राथमिकता या जो इम्पोर्टेंस हॉकी को हमारे देश को देनी चाहिए, मिलना तो चाहिए, लेकिन अगर क्यों नहीं मिल रहा, नहीं मिलता है तो फिर अभी इसके लिए अभी पिछले 10 साल से मैं यही कहते आ रहा हूँ कि भैया हॉकी को भी देखिए, हॉकी को भी है ना वो जगह दीजिए जो हम कुछ कर सके देश के लिए। और हॉकी एक ऐसा खेल था जो देश के लिए बहुत कुछ किया है। हॉकी एक ऐसा खेल है जो दादा ध्यानचंद जैसे प्लेयर को खिलाड़ी हम दे सके थे, आज तक वैसा खिलाड़ी कोई नहीं हुआ। आप बताइए। तो आने वाले समय में मैं, अगर लोग भी सुन रहे हैं और सभी लोग सुन रहे हैं होंगे, आने वाले समय में हॉकी को भी वैसा स्थान मिलेगा जो कि आज हमारे क्रिकेट को मिल रहा है। लेकिन
है ना, मैं संतुष्ट हूँ, क्रिकेट को मिल रहा है ये अटेंशन। किसी भी खेल को मिल तो रहा है, बहुत बहुत ज़रूरी है, हर खिलाड़ी को मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खिलाड़ी ही जानता है जब ग्राउंड में खेलता है तो कितनी वो मेहनत कर रहा है और कितना इस बीच उड़ीसा से समीरेंद्र कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। समीरेंद्र बोलिए जी। हेलो, हाँ बोलिए। धनराज जी नमस्ते। नमस्ते साहब, नमस्ते। अच्छा, आप अभी जो खेल रहे हैं जी, आप अभी जो खेल रहे हैं, हाँ, ओलंपिक में क्या आप जीत सकते हैं? आपका आशा है? हाँ, सबसे पहले तो अभी हमारे लिए क्वालिफाइंग के लिए जाना है, और अगर हम लोग है ना ऊपर वाले की दुआ से क्वालिफाई हो जाएंगे और हमारे खिलाड़ियों की दुआ से हम लोग अच्छा खेल कर वहाँ पर क्वालिफाइंग कर गए हैं तो ओलंपिक्स का लक्ष्य रहेगा। 4-5 महीने का हमारे पास समय होगा ओलंपिक्स की तैयारी के लिए। और जैसी अभी हमारी टीम पिछले 2 साल से खेल रही है, मुझे लगता है कि हमें मेडल टाली में आना बहुत ज़रूरी है और आके ही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। आपको देश ने लगभग सारे सम्मान दिए। शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी, आपको छत्रपति शिवाजी सम्मान मिला था, उसके बाद आपको राजीव गांधी सम्मान मिल चुका, आपको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका, आपको पद्मश्री मिल चुका। क्या आपको लगता है कुछ ऐसा और भी है जो आपको अचीव करना है? ज़रूर। हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जबकि मैंने पद्मश्री, राजीव खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड सब लिया, लेकिन इसमें मैं कुछ डिफरेंसेस देख रहा हूँ कि कुछ अवार्ड जो है महाराष्ट्र के अंदर वो क्रिकेटर्स को दिया गया और खिलाड़ियों को नहीं दिया गया। इसका कारण भी शायद वही हो कि क्रिकेट इस अगर मैं महाराष्ट्र पुत्र हूँ तो मुझे मिलना चाहिए वो अवार्ड, और इसके लिए मैंने 2-3 बार बात भी किया था, लेकिन मैं है ना जाना नहीं चाहता वो अवार्ड मुझे मिलना चाहिए या है ना। नहीं, अवार्ड तो आपको आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी क्षमता के साथ मिलने चाहिए। मैंने हिंदुस्तान के लिए 15 साल खेला है, उसके बाद 4 एशियन गेम, 4 वर्ल्ड कप और 3 ओलंपिक्स खेल चुका हूँ। शायद ही मुंबई के अंदर ऐसा कोई खिलाड़ी होगा जो जितना मैं सबसे पहला खिलाड़ी होगा जो 400 मैच खेला हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अपने हमारे बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। आपके इतना श्रेष्ठ खिलाड़ी हमारा जिसने भारत का गौरव आगे बढ़ाया हो, जिसने हॉकी को एक नई पहचान दी हो, उसको वो सब नहीं मिल रहा जो अपेक्षित है, उसको जो मिलना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं और दुआएं भी करते हैं कि आपको वो सब मिले जो आप, जिसके लिए आप योग्य हैं। नहीं, अगर हर खिलाड़ी महाराष्ट्र से खेल रहा है और वो उस लायक है, देना चाहिए। अभी अंजलि वैद पाठक वर्ल्ड चैंपियन है, आई नो दैट, वो भी कंट्रोवर्सी चली थी। महाराष्ट्र की लड़की है हमारी, और देश के लिए क्या नहीं किया, मिलना चाहिए वो अवार्ड। वैसे अवार्ड के लिए तो खिलाड़ी खेलता नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है, मिलना चाहिए, मिलना बहुत जरूरी है। अवार्ड, खेल एक तरफ है, अवार्ड एक तरफ है, यही सब काम आएगा जब आप हॉकी आप छोड़ देंगे। अच्छा, एक सवाल अजय पूछना चाहते हैं पुणे से। अजय बोलिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, हाँ, मेरा ये सवाल है कि हर एक क्षेत्रों में और हर एक बातों में गवर्नमेंट बहुत सा खर्चा करता है। पहले तो मैं ये धनराज जी, मैं खड़की से बात कर रहा हूँ। अच्छा, अरे बाप रे, हाँ, मेरे घर से बात करने हैं। हाँ बस, हाँ, क्या बोला? तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, पद्मश्री और बाकी के जो भी खेलों में आपने इतना बड़ा बहुत नाम कमाया, बहुत हमारे खड़की की शान है आप। थैंक यू साहब, थैंक यू साहब। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पुणे में गणेश फेस्टिवल, मुंबई में कुछ फेस्टिवल्स, और पूरे इंडिया में बहुत से फेस्टिवल्स में करोड़ों रुपए का खर्चा होता है जी, तो गवर्नमेंट कोई ऐसा फिक्स फंड, हॉकी फंड ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या पंतप्रधान अटल बिहारी जी? आप कुछ मांग ऐसी करेंगे? अभी पिछले 2-3 महीने पहले एक मीटिंग हुआ था और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए और हर फील्ड से सभी खिलाड़ियों को बुलाया गया, स्पोर्ट्स को कैसे बेनिफिट होगा और स्पोर्ट्स को कैसे ऊपर लाना है, उसके ऊपर बहुत चर्चा हुई है। 1-2 दिन की हमारी मीटिंग हुई थी वहाँ पर दिल्ली में, और प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे बहुत कुछ करना चाहते हैं स्पोर्ट्स को ऊपर लाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी एक हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं अपने ज़माने के। अच्छा, आपसे बात हुई इस बारे में कोई उनकी? जब
95 में जब पहली बार प्रधानमंत्री साहब बने थे, प्राइम मिनिस्टर, शपथ लेकर सीधे हमारे हॉकी ग्राउंड में आए थे। अच्छा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और तभी हमें पता चला कि वो हॉकी को बहुत लाइक करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रशासक और शासक इस खेल में और ज़्यादा रुचि लें, बाकी खेलों में भी रुचि लें, क्योंकि खेल एक करैक्टर देता है देश को। एक सवाल जो मैं पूछना चाहता था, हालांकि बहुत सारे टेलीफोन आ रहे हैं और हम सब नहीं ले पाएंगे, हमारा समय होता जा रहा है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। एक छोटा सा सवाल है महिला हॉकी के बारे में। महिलाओं की हॉकी की स्थिति काफ़ी पहले से बहुत अच्छी हुई, लेकिन उतनी नहीं हो पाई जैसी बाकी देशों में हो रही है। नहीं, होना चाहिए महिला हॉकी को ऊपर लाने। देखो अभी मैं है ना, नो डाउट हमारी हॉकी मेंस टीम जीती है और वुमेन्स टीम भी जीत कर आई है, महिला हॉकी भी जीती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई एक जीतता तो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाता। अभी दोनों हॉकी मेंस एंड वुमेन्स जीत कर आई है, तो दोनों को है ना, मेंस वुमेन्स थोड़े दब गए। मैं चाहता हूं कि वुमेन्स हॉकी को भी उतना ही स्थान दे जितना कि देना चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? अभी तो हमारे कौशिक साहब चीफ कोच हैं और इंडियन वुमेन्स हॉकी फेडरेशन भी बहुत कुछ कर रहा है उसके लिए, और वुमेन्स हॉकी में भी आना स्पॉन्सर्ड बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ हमसे बन पना तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि ना लड़कियों को भी स्पॉन्सर्ड। अच्छा, और मैंने सुना है धनराज आप एक किताब भी लिख रहे हैं? हाँ, फिटनेस के ऊपर मैं एक किताब लिख रहा हूँ। हाँ, फिटनेस पर कोई किताब आपकी आने वाली है, तो ये किताब लोगों को सामने आएगी। जिस तरह से आपने अपने आप को फिट रखा हुआ है इस उम्र में भी, बाकी लोग भी उससे प्रेरणा लें और उससे कुछ पाएंगे। बहुत सारे अवार्ड्स आपने देश को दिए, आप वो सब डिज़र्व करते थे और बहुत कुछ ज़्यादा डिज़र्व करते हैं आप ही नहीं, आपके सारे खिलाड़ी जो बाकी आपके साथ में, उन लोगों को भी बहुत कुछ मिलना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे आपके अवार्ड्स, आपको अर्जुन अवार्ड मिला, आपको राजीव गांधी अवार्ड मिला, आपको महाराष्ट्र शासन का अवार्ड मिला और पद्मश्री आपको मिला, और उसके बाद जो कुछ भी मिलने की आप अपेक्षा करते हैं, हम चाहते हैं कि वो आपको सब मिले। नहीं, अगर प्लेयर डिज़र्व है तो ज़रूर मिलना चाहिए, अगर डिज़र्व नहीं है तो नहीं मिलना चाहिए। मैं आखिरी बार ये कहना चाहूँगा कि जिस कोच ने इस खिलाड़ी को पैदा किया, उस कोच को अभी तक कुछ मिला ही नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ दिया ही नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दिया, लेकिन समाज तो देगा उनको। करवेलो की बात आप कर रहे हैं ना? हाँ। तो धनराज जी, मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से आज हमारे दर्शकों को जो मैसेज मिला कि हॉकी जो ऐसा खेल है जो हमारे देश का अपना खेल है और राष्ट्रीय खेल था, उसको फिर से कहीं आगे बढ़ाया जाए। अभी भी राष्ट्रीय खेल ही है। हाँ, था नहीं, अभी भी राष्ट्रीय खेल ही है। जिस तरह से हमने इतने फ़ोन रिसीव किए और बहुत सारे फ़ोन हम आप तक नहीं पहुंचा पाए क्योंकि समय नहीं था हमारे पास में। सारे देश से, मतलब कर्नाटक से आया है, उड़ीसा से आया, पंजाब से आया, महाराष्ट्र से बहुत सारे सवाल आए। तो इतना लगता है कि हॉकी के प्रति लोगों में लगाव तो है इस समय, और वो हॉकी के प्रति लगाव बढ़ता रहे। और जैसे जैसे आप विजय श्री प्राप्त करके आते रहेंगे, वैसे वैसे देश में हॉकी के प्रति लगाव बढ़ेगा। हम आपकी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।